हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सबका सीक्वेंस इन सीरीज का चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। सारे कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए होंगे और जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, स्पीड चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, वो सब भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं, जिससे आप भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओ कि पता हो कि हाँ हमें ये चैप्टर करना है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आपको कोई क्लास देखनी है अगर, तो आप देख के आ पाओ, मतलब थोड़ा सा आप उसके लिए रेडी हो। तो मैंने आपको जो चैप्टर बताया था इक्वेशन, आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इक्वेशन। चलिए, मेंटली तो आप सबको मैंने रेडी कर ही दिया था। अब अटेम्प्ट करने के लिए भी, चैप्टर को करने के लिए भी रेडी हो जाओ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? पेन पेपर तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एक कैलकुलेटर तो इस चैप्टर में हमें चाहिए ही चाहिए, अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। और परफेक्ट आंसर, चाहे मुझे कुछ भी दिया हो, 1/7, 1/25, अगर कैलकुलेटर मेरे पास है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तक 3-4 चैप्टर हमने किया, उनको देख के ये पता चल गया क्वेश्चन अगर देखने में बेकार है तो सॉल्व करना हमारे लिए उतना ईजी है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास उतनी एडवांस ट्रिक हो जाती है। अगर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होता है, उसे हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। तो हम बेसिक को तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, हमें बेकार वाला चाहिए जो देखने में बेकार लगे, जिससे मेरा क्वेश्चन और ईजी हो जाता है मेरे लिए। वो उसके लिए मेरे पास ट्रिक्स हैं और उससे मैं एकदम से क्वेश्चन कर लेती हूँ। ठीक है। इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अब इक्वेशन तो ऐसा कोई नई टर्म भी नहीं है। इक्वेशन को आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो और ये चले जा रहा है। चले कोई भी चैप्टर आए, हमारी इक्वेशन को हमें कई बार सॉल्व करना पड़ जाता है। मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट नहीं होती तो हम डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन लीनियर भी हो जाती है। लीनियर, जिसमें आपने ग्राफिकल चैप्टर में भी आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन। क्यूबिकल हो सकती है, पोलिनोमियल हो सकती है, बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशन हो सकती हैं और बहुत सारे मेथड्स उनको सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं। तो पहले हम ओवरव्यू चैप्टर का करते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। नाम पता चल गया, चैप्टर पता चल गया, ये और पता चल जाए क्या क्या करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो। ठीक है। और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स नाम के हिसाब से मुझे लगेगा कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगी तो बहुत छोटा चैप्टर लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझते करते समझ में आते ही सारे क्वेश्चंस हमारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मुझे करना क्या क्या है। ओवरव्यू में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो आपके सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, 3 टाइप की इक्वेशन है। अब पहला क्वेश्चन तो यही आया कि पहले तो मैम ये बताओ ये क्या क्या नाम लिख दिए, पता कैसे चलेगा कि लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। तो सब चीज़ें हम करेंगे, आराम आराम से चलो। एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, बस आप उसको समझते जाओ। अभी ये मत सोचना कि मुझे मिड टर्म स्प्लिट करनी आती है या मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना आता है तो मुझे ये चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, या इसका बेसिक समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक हमारा सीए के फाउंडेशन के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें बेसिक क्लियर होगा, वही है ना कि अगर किसी की चीज, ट्री की रूट्स अगर स्ट्रांग हैं तो ट्री को कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, आंसर आराम से आ जाएगा और बहुत कम टाइम में आ जाएगा। इसलिए मेहनत करनी है हमें कॉन्सेप्ट्स पर अपने। ये क्लियर तो चैप्टर क्लियर, क्वेश्चन सारे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। ये मत सोचना कि इक्वेशन है, इक्वेशन तो चलो हो गया, ऐसा नहीं है। देखो इसमें हमें क्या क्या करना है। कई बार क्या होता है, मुझे आता है, मैं मानती हूँ कि इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें आता है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन करना है अपनी टाइम लिमिट में करना है। टाइम लिमिट के लिए या तो हम शॉर्टकट को रट लें, अपने माइंड में स्टोर कर लें एक मैजिक की तरह कि ये आएगा ऐसे 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 कर देंगे, या फिर हम समझें कि अगर इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग मेथड से ऐसे कर रही थी तो इसका शॉर्टकट ये हो सकता है। मैं आपको बता दूंगी 3-4 शॉर्टकट, लेकिन जब आपका ये चीज क्लियर होगा ना तो आप अपने भी मेथड लगा सकते हो, अपने हिसाब से भी उस क्वेश्चन को मिनटों में या चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन की जब मैं बात करती हूँ तो हर चीज पहले तो हमें ये पता लगाना है इक्वेशन है कौन से टाइप की, किस कैटेगरी में मेरी गिवन वाला क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में जा रहा है। तो अगर मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। इन केस हाईएस्ट पावर मेरी 2 है तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो बन जाएगी मेरी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्रॉब्लम वाली बात? तो ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल भी कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जब मैं लीनियर इक्वेशन की बात करती हूँ, क्यूबिक का अपना कोई टाइप नहीं है, क्वाड्रेटिक का अपना कोई टाइप नहीं है, लेकिन लीनियर का टाइप है। क्या टाइप है? वन वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 वेरिएबल की बात करती हूँ, 1 वेरिएबल कैसे? ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब है मुझे इक्वेशन दी हुई है 7x + 3 = 5। ये इक्वेशन दी हुई है, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक, x, उसकी पावर कितनी है? 1। एक और एग्जांपल ले लो, मुझे दिया हुआ है 4x + 3 = 2x, ये दिया हुआ है। अब भी कितने वेरिएबल दिखे? एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक है, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो हो जाएगा x + y = 5, या मैं लिख सकती हूँ 4x + 2y = 8। तो कितने वेरिएबल दिखे? x, y, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। पावर हाईएस्ट कितनी है? 1, मतलब लीनियर की कैटेगरी में भी जा रहा है और 2 वेरिएबल की कैटेगरी में भी जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में इक्वेशन लेती हूँ x + y + z = 9, x - 2y + 6z = 12। तो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? x, y, z कितने हो गए? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन गई। ये नहीं बोलेंगे कि 3 वेरिएबल हो गए तो क्यूबिक हो गई या 2 वेरिएबल हो गए तो क्वाड्रेटिक हो गई। पावर डिसाइड करती है कि किस कैटेगरी में जाएगा, हाईएस्ट पावर को देखना है। अगर यहाँ भी मेरी x² हो जाती तो इसको मैं क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में लिख सकती थी, क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरी 2 हो गई। तो पावर डिसाइड करेगी कि किस कैटेगरी में फिट होगा, वेरिएबल डिसाइड नहीं करते कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। पावर डिसाइड करती है कि किस कैटेगरी में ये फिट हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब मुझे सॉल्व करना है अगर, तो मुझे क्वेश्चन में कितनी इक्वेशंस दी हुई होंगी ये भी मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन है 1 वेरिएबल का, 2 सॉल्व लिख लो यहाँ पर, कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे वेरिएबल की बात करने के लिए? 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जब मैं इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रही हूँ तो हर क्वेश्चन पर लिखा होता है सॉल्व सिंप्लीफाई, सॉल्व सिंप्लीफाई। मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, ये मतलब होता है सॉल्व करने का। अगर 1 वेरिएबल है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए? यहाँ पे लिख लो इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व। कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए? अगर 1 वेरिएबल है तो मेरा एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। जैसे ये था, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 7x यहाँ पे कर लेते हैं, 7x + 3 = 5, 7x = 2, x = 2/7। मतलब एक इक्वेशन से मेरी वैल्यू निकल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल है तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए
सिंप्लीफाई करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। 3 वेरिएबल का है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा 3 टाइप की इक्वेशंस हैं हमारे कोर्स में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। लीनियर में 3 टाइप की इक्वेशंस हमें गिवन हो सकती हैं, 1 वेरिएबल, कैरीज 1 वेरिएबल, कंसिस्टिंग 2 वेरिएबल, कंसिस्टिंग 3 वेरिएबल। इसके हमने एग्जाम्पल कर लिए। अगर 1 वेरिएबल की इक्वेशन है और मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए एग्जामिनर से, मुझे कितनी इक्वेशंस मिलनी चाहिए जो मैं सॉल्व कर पाऊँ, वैल्यू निकाल पाऊँ वेरिएबल की। अगर 1 वेरिएबल है तो मेरे को 1 इक्वेशन दे दो, मैं वैल्यू निकाल के दे दूंगी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दो, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन दो, तभी मैं आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ, वरना नहीं दे सकती, क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, सपोज मैं एक इक्वेशन आपको दे देती हूँ x + y = 8 और मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप निकाल सकते हो? नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन दे दूँ 2x - y = 6, 2 इक्वेशन दे दी मैंने आपको, पहले सिर्फ एक दी थी, अब 2 दे दी, अब निकाल सकते हो? यस। इसको कट करा, 3x = 14, x = 14/3, पुट इन 1 और 2, 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो और y की वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब 2 इक्वेशन के बिना मैं वैल्यू नहीं निकाल पाई। इससे प्रूफ हो गया कि अगर 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से मैं सॉल्व कर दूंगी, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, और 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब अगर मुझे 1 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन को मेथड्स यूज टू सॉल्व। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लीनियर वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लीनियर वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, फिर उन दोनों पे जाएंगे। मेथड्स यूज टू सॉल्व द इक्वेशंस। क्या मेथड यूज करते हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? अब अगर मेरा क्वेश्चन 1 वेरिएबल का है तो मैं क्या करूंगी, सिंप्लीफाई कर दूंगी, जस्ट जैसे मैंने यहां पर किया था, जस्ट सिंप्लीफाई कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। 2 इक्वेशन का है अगर, तो इसमें मेरे 2 मेथड जाते हैं। फर्स्ट आता है एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड जाता है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल तो सुना सुना लग रहा है ना, क्रैमर्स रूल याद करो हमने कहाँ पर किया है, अभी थोड़ा देर टाइम पहले ही करके चुके हैं। क्रैमर्स रूल हमने कहाँ पे किया है, डिटर्मिनेंट के चैप्टर पे। डिटर्मिनेंट के चैप्टर में हमें क्या इक्वेशंस दी हुई होती थी, हम उससे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल लेते थे, या डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z निकाल लेते थे, और x y z की वैल्यू हमारी निकल जाती थी। तो उस मेथड से भी हम 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स में भी हमारा क्रैमर्स रूल लग सकता है, और एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये मेथड हम यूज कर सकते हैं अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर 1 वेरिएबल है तो सिंप्लीफिकेशन, 2 वेरिएबल है तो एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स रूल, 3 वेरिएबल है तो क्रैमर्स रूल या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। अब
ये तो बात की जब मैं मेथड्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ तो मैंने प्रॉपर मैथ्स की बात कर दी। इवन जब हमने डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ा तब भी मैंने आपको क्या बोला, क्रैमर्स रूल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ऑप्शन पुट करो सेटिस्फाई हो जाएगा, उस ऑप्शन को ले लेना, इतना भी टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब इक्वेशन में इतने सारे मेथड्स में हम पढ़ने लग जाएँ, उनको डिसाइड करें कौन सा लगाएं, फिर उन्हें अप्लाई करें, फिर आंसर निकालें, फिर उसको डबल चेक करें, क्रॉस चेक करें, फिर ऑप्शन टिक करें, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हमें पता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हम करेंगे वही जो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो 5x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी भी x वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है। बाकी अगर 1 पावर वाली टर्म है या नहीं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे हाईएस्ट पावर 2 वाली टर्म चाहिए। अगर मेरी ये मिस हो जाएगी तो मेरी क्या लीनियर बन गई, लेकिन अगर ये मिस हो गई तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी ये क्वाड्रेटिक ही रहने वाली है। मतलब हाईएस्ट पावर से मुझे मतलब है। इवन कांस्टेंट भी गायब हो जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक के तो और कोई टाइप हो ही नहीं सकते, हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक बन गया। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड टू सॉल्व। कौन सा मेथड आप यूज करते हो, हर चैप्टर में, हर क्लास में, हर जगह हमें यूज करना पड़ता है। कौन सा मेथड है वो, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिट द इक्वेशन भी कहते हैं। स्प्लिट द इक्वेशन मेथड की इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आती है क्यूबिक इक्वेशन की बात। क्वाड्रेटिक नोट करना है, पहले क्वाड्रेटिक नोट कर लो, जिससे थोड़ा बीच में गैप भी आ जाएगा तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है और उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया क्यूबिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। इसका एग्जांपल ले लो, एक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 3 हो गई। दूसरी लेते हैं 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x है वेरिएबल और हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए, मेथड्स टू सॉल्व। किस मेथड से हम इसको सॉल्व करें, जब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने इजी फैक्टर तो आने नहीं वाले कि 6 के फैक्टर बना दो, 12 के फैक्टर बना दो, 18 के फैक्टर बना दो, इतने बेकार, मतलब इनको तो बेकार ही बोलेंगे ना इस लेवल पे। इतने अच्छे फैक्टर वो बनाने के लिए मुझे नहीं देंगे, तो मुझे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी हम कैसे बनाते हैं मुश्किल टर्म के फैक्टर। लेकिन अगर मैं इसमें इतना टाइम मुझे लग रहा है तो क्यूबिक में तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो ट्रायल मेथड से करेंगे।
ट्रायल मेथड जो मुझे सूट करेगा, जो मुझे मेरा आंसर दे देगा विद इन टाइम लिमिट, वो हो जाएगा मेरा ट्रायल मेथड। ठीक है, ये था हमारा ओवरव्यू चैप्टर का कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, वो किस किस टाइप की हो सकती हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। ये जो मेथड की हमने बात की, ये सारे मेथड क्या है? सब्जेक्टिव मेथड, जो हर बच्चा करता है। वो सीए फाउंडेशन नहीं कर रहा तब भी उसे ये सारे मेथड आते हैं या वो सीखता है। ठीक है, ये तो वो मेथड है, लेकिन हमें इससे अलग भी कुछ सीखना है। ठीक है, तो पहले तो ये सारा क्लियर हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 बातें हमें और अच्छे से पता होनी चाहिए, वो और लिख लो, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया ना? अब फर्स्ट जो बातें मुझे क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम करती हैं, उन बातों के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ। तो नोट नंबर 1, ठीक है, जो बातें मुझे क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम करती हैं या मुझे कंफ्यूज करती हैं कि मुझसे मांगा गया है, तो वो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ उस चीज़ के लिए कि वो मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मुझसे ये पूछा जाए, अ गिवन इक्वेशन हैज हाउ मैनी सॉल्यूशंस और रूट्स, ये पूछा जाए कि एक इक्वेशन जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने रूट्स होंगे। सबसे पहले ये बात समझो, सॉल्यूशन और रूट्स एक ही चीज़ है। कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने रूट्स होंगे, ये मुझसे पूछा गया है। तो मैं क्या आंसर कर रही हूँ, क्या आंसर होगा इसका सोचो। जब मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी 7x + 3 = 5, जब मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी अपनी 7x + 3 = 5, तो इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे थे? 1। तो आंसर कितना आया? 1 वेरिएबल दिख रहा था, तो आंसर भी कितना आया? 1। तो इसी बेस पे हम करेंगे। तो लिखो इसका आंसर क्या होगा? कैसे लिखोगे जो आपको इजीली आपके माइंड में स्टोर हो जाए? हिंदी में लिखोगे? कैसे लिखोगे? इंग्लिश में लिखवा रही हूँ तो कंफ्यूज है। चलो लिखो, एक इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही के रूट्स होते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन होते हैं। एक इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अब थोड़ा अभी भी कंफ्यूजिंग है, तो अब मैं इसको और इलेबोरेट करती हूँ आपके लिए, जिससे और क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी ना, तो क्वेश्चन देखना फिर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आराम से सॉल्व होंगे। अब हमने अपने कोर्स में क्या किया कि 3 टाइप की इक्वेशन है मैम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3। ये तो क्लियर था। अगर लीनियर की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे?
सॉल्यूशन तो लिख ही नहीं सकते, सॉल्यूशन इज 1, एक सॉल्यूशन होगा, एक भी उससे मत कंफ्यूज करना कि 1 आएगा। तो इसको इक्वेशन हैज 1 सॉल्यूशन ऐसे लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि आंसर 1 आना चाहिए। इक्वेशन हैज 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक में कितनी हाईएस्ट पावर है? 2, तो इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे एडवांस में पता है कि किस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं। सपोज मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ऑप्शंस में, 2 ऑप्शंस में 3-3 सॉल्यूशन है, तो मुझे वो ट्राई नहीं करने, उनको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। मैं उनको वहीं पे छोड़ सकती हूँ कि मैं ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, इसको नोट करो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ध्यान रखना है, वो और करवाती हूँ, जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। पहले इस नोट को नोट कर लो, फिर सेकेंड नोट करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ सेकंड नोट पर। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, इसमें मुझसे कहा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में किसी में लिखा होता है एक्स की वैल्यू निकालो, किसी में लिखा होता है सॉल्यूशन निकालो इक्वेशन का, किसी में लिखा होता है रूट्स बताओ, किसी में लिखा होता है वैल्यूज बताओ, किस में लिखा होता है सिंप्लीफाई। तो ये मैंने आपको डिफाइन करने के लिए नहीं दिया है, ये मैंने आपको डिफाइन करने के लिए नहीं दिया है। मुझे भी याद है मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपको भी याद है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको डिफाइन करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन में मुझे ये अलग अलग टर्म दी हुई होती हैं, इसका मतलब क्या है? वो क्या रहे हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना है उन्हें? तो ये क्या है, मेरी सारी टर्म्स ऑल आर सेम, कुछ भी लिखा हो सब एक ही बराबर है। चलो सब एक बराबर है, फिर भी इसका कुछ मतलब तो होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये सब एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं लेकिन बात एक ही है। लेकिन फिर भी इन सारी टर्म्स का कुछ मतलब तो होगा। तो इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या फिर x की वैल्यू विच गिव्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x की ऐसी वैल्यू जिससे पुट करने पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है ना, कंफ्यूजन लग रही है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 20। ठीक है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में मुझे दे दी तो बहुत अच्छी बात है,
फिर तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दो भाई, मैं सॉल्व कर दूँगी। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो लिखने के टाइम इस तरीके को हम ठीक नहीं मानते, ये गलत है, ये रॉन्ग मेथड माना जाता है। राइट मेथड क्या होता है कि सारी टर्म्स एक साइड पे हों और इक्वल में ज़ीरो हो। ये हमेशा फाइनल मेथड माना जाता है कि हाईएस्ट पावर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर अरेंज करो और इक्वल टू में ज़ीरो। ये तरीका है, क्वेश्चन में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे ऑप्शन दी हुई हैं x की वैल्यू 4, x की वैल्यू, या फिर इसको यहाँ पर 1 बना लें, ऐसे कर लो, क्योंकि वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स पे चला जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 बना लेते हैं, 12 से लेते, क्योंकि अभी हमने इमेजिनरी टर्म्स वगैरह नहीं करी है, अभी यहीं पे हैं, तो सिंपल इक्वेशन। ठीक है, मैंने ये ले ली। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगी इसके सॉल्यूशन कितने होने चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो सॉल्यूशन कितने होने चाहिए भाई, 2 होने चाहिए मैम। अब मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेपर तो हमारा एमसीक्यू है, देंगे तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन दिए इन्होंने मुझे, पहले मैं इसके आंसर निकालती हूँ। अगर हम इसके आंसर निकालते हैं रफ में, तो हमें क्या आंसर मिलता है, आंसर दिया हुआ है मुझे 1 -1 1 0 -1/2 -1 और 1/2 और 1, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो x की वो वैल्यू जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, मतलब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ और इक्वल में 0 आ जाता है, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। तो मैंने 1 पुट करके देखा। ठीक है, जब मैं 1 पुट करके देख रही हूँ और मुझे सारे साइन दिख रहे हैं पॉजिटिव के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस ऑप्शन को तो यहीं पे छोड़ दो। जब सारे पॉजिटिव नंबर हैं और मैं 1 भी पॉजिटिव का डाल रही हूँ, तो प्लस ही होगा ना, 0 तो नहीं बनने वाला, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, बी। मैं बी को ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देखूंगी और उसको मैं कह दूंगी मेरा आंसर बी है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि बी है कैसे। तो ये नहीं कि सारी पुट करनी है, इक्वेशंस को भी हमें कोशिश करनी है कि हम शॉर्टलिस्ट कर पाए। पहले मैंने -1/2 पुट किया, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रही हूँ इसलिए मैं कैलकुलेटर पे नहीं जा रही, कैलकुलेटर का पार्ट भी अभी हम करेंगे। सेटिस्फाई कर दिया, अब -1 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, वो मेरा आंसर होता है। जो क्वेश्चन में मुझसे मांगा गया है, किसी भी तरीके से लिखा गया है, मतलब उसका यही है। ठीक है, तो नोट नंबर 2 को लिख लो।
ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब जब हमने ये पढ़ा तो हमें ये पता चल गया इस चैप्टर का मतलब क्या है, एम क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, टू सॉल्व और सिंप्लीफाई। इस सॉल्व करो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हमें बता दो। इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली कोई सी भी टाइप हो, कोई भी चीज़ हो, इक्वेशन अगर है, चाहे लीनियर है, चाहे कुछ भी है, मुझे करना क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है, मेथड्स डिसाइड करने हैं। वो मेथड जो मुझे बहुत कम टाइम में परफेक्ट आंसर दे दे, चाहे इक्वेशन कितनी भी बेकार दी हुई हो, तो वो मेथड मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पर हमें स्टेप्स नहीं दिखाने, मुझे सीधा आंसर को, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आंसर मेंशन करना है, वो भी तुक्का नहीं मारना, इन पिन सेफ्टी पिन नहीं करना, गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ ओवल को फिल करना है। तो उसके लिए मुझे कौन सा मेथड सेटिस्फाई करना है या कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड है जिसको मैं सिलेक्ट करूं या यूज करूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे मुझे मैथ्स पसंद है या नहीं पसंद, मैंने 10th तक पढ़ा है या 12th तक पढ़ा है, यहाँ पर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ये चैप्टर उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करता कि आपका मैथ्स क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा है। सिर्फ क्या किया है, इक्वेशंस को जो हमें दिया है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया कि बच्चा इक्वेशन देख के डरे और कुछ ना कुछ सोचे गलत करूं या छोड़ूं, ऐसा सोचे है, जबकि वो सिंपल सा। तो हमें उस चीज़ को समझना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जब हम मेथड्स की बात करते हैं, अब जैसे आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर कैसा है आपका, ऑब्जेक्टिव है। अभी तक 12th तक का पेपर आप कैसा देते आ रहे हो, सब्जेक्टिव है, यही है। तो इस मेथड को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, हमने अपने मेथड्स को भी दो कैटेगरी में फिट कर दिया, ज़्यादा कैटेगरी नहीं बनाई, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड वो मेथड है जिसे जो हमें क्वेश्चन से लेके जाता है आंसर पे, मतलब बेचारा शरीफ सा मेथड है, सीधा सीधा चल रहा है, क्वेश्चन से आंसर की तरफ जा रहा है, शॉर्टकट नहीं चाहिए उसे, धीरे 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 आराम आराम से चल रहा है और क्वेश्चन से आंसर की तरफ लेके जा रहा है मुझे। ठीक है, और ये मेथड कौन से हैं, मेंशन्ड इन अबव ओवरव्यू पार्ट। जो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर हमने किया था, वहाँ पे हमने हर इक्वेशन के साथ उसके मेथड मेंशन किए थे। वो सारे मेथड मेरे कौन से हैं, सब्जेक्टिव मेथड के मेथड है, जो प्रॉपर तरीके से मुझे मैथ्स का क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही गलत काम कर रहे हैं, प्रॉपर मैथ्स तो वही मैथ्स है जिसमें हम हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम अपने आप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी चाहिए। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करो, मोल्ड करो, तो हम अपनी लाइफ में जहाँ भी चाहें सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम रिजिड हो जाएंगे, नहीं जी हमें तो ऐसे ही करना है, हम तो 10 के 10 स्टेप लिखेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे मुझे कहीं पे भी पहुंच जाऊं, पीएचडी भी करने पहुंच जाऊं, मुझे इतना मोटा नॉवल मेरे बुक मेरे हाथ में दे दी है और मैं चाहती हूँ मैं एक एक लाइन को बिल्कुल एक एक वर्ड फोकस करके बिल्कुल स्लो स्लो समझ के पढ़ूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी की तरफ मूव करना है। अब हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो मेरे लिए ये मेथड बहुत अच्छे है और इनको मुझे कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इनके साथ मुझे इस मेथड पे जाना है जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहे हैं सीए फाउंडेशन में। अब ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है, ये तो बेचारा सीधा सीधा क्वेश्चन से आंसर की तरफ जा रहा था। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव मेथड है तो शॉर्टकट तो हो गई, शॉर्टकट के बिना तो हमारा काम वैसे भी नहीं चलता। अब ऑब्जेक्टिव मेथड में हम शॉर्टकट कैसे जाएंगे, अब ऑब्जेक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से आंसर की तरफ नहीं जाते,
ऑप्शन से जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन से जाना है अब हमें क्वेश्चन की तरफ। अब ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ गए या क्वेश्चन से आंसर की तरफ गए तो बात तो एक ही पड़ी ना आपके हिसाब से। ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना बहुत इजी होता है, और जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई का मतलब हमने किया था अभी, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, वो मेरा क्या बन जाता है, आंसर। हमें क्या करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना है, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है, चलो और तरीके से कर। हमें क्या करना है, पहले लिखो फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वाला क्वेश्चन हमसे मांग रहा है। सेकंड, ऑप्शंस गिव्स अस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ऑप्शंस भी हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं। क्वेश्चन मुझसे वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा है और ऑप्शंस मुझे वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अब इतने अच्छे तो है नहीं कि एक ही ऑप्शन दे देंगे और वही आंसर होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू put options in question, which option gives left hand side is equal to right hand side is our correct answer। ठीक है, एक बार लिख लो दोनों मेथड, फिर मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, पहले आप लिख लो। नोट हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो इसको एक और तरीके से समझो। फाइंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है। वो तो पढ़ ही रहे हो ना, और ये चैप्टर तो वैसे भी फ्री मार्क्स वाला था। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन की सप्लाई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, फाइनल आंसर आप कौन सा लोगे, फाइनल आंसर आप किसे मानोगे, जहां पर डिमांड आपकी इक्वल हो जाएगी सप्लाई के, वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। यही है ना, ये क्वेश्चन की डिमांड है कि वैल्यू निकालो, ये सप्लाई है, बहुत सारी ऑप्शंस, जहां पर डिमांड और सप्लाई का आंसर मैच कर जाए, मतलब जिस सप्लाई पे मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए, मुझे रिजल्ट दे दे, वो मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो चलो अब हम खोलते हैं अपनी बुक, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से हम शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट चैप्टर। पहले आपने सारे कंसेप्ट घर में भी एक बार दोबारा पढ़ने हैं,
कंसेप्ट को फोकस ज़रूर करना, कंसेप्ट फोकस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली चैप्टर होता जाएगा। ठीक है, हमने सारे जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट कंफ्यूज करते हैं या हमें पता होने चाहिए वो सब हमने लिख लिए हैं, वो सब कर लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अपने बुकलेट से। चैप्टर 2 हमारा इक्वेशन का था। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक इक्वेशन दी हुई है, क्या लग रहा है, सिंपल है। कौन सी कैटेगरी में आती है, लीनियर में आती है। आंसर कितने होंगे, एक होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी। अब ये आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ पहले। ए ऑप्शन है 2 d -1 1 3 नन ऑफ दी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है तो सब चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव और ऑप्शन या ऑब्जेक्टिव मेथड दोनों से करें इसे, क्योंकि क्लियर हो जाए कि सब्जेक्टिव भी कैसे अप्लाई करना है और ऑब्जेक्टिव कितनी जल्दी आंसर देता है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। आंसर तो ऑब्वियस सी बात है, सेम होने वाला है। तो पहले मैंने लिखा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगी, एक्स की टर्म एक साइड पे ले आई, कांस्टेंट पार्ट एक साइड पे ले गए हम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ये तो बहुत छोटी इक्वेशन थी, सिंप्लीफाई पे भी जा सकते हैं। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी, पहले मैं 2 ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन ट्राई किया मैंने, 2 पुट कर दिया, इक्वल हो रहा है, नहीं, ऑप्शन रिजेक्ट। फिर मैंने -1 पुट करा, 5 + 3 8 7 + 1 8। तो आगे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी। तो ये मेरा सब्जेक्टिव मेथड हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया। यहाँ से मैं क्वेश्चन से आंसर की तरफ मूव करा, यहाँ पे मैं ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ और फाइनल आंसर निकाल रही हूँ, जहाँ पर ये दोनों मैच कर जाते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाइज हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसके इक्वल में 11 है, वो 11 इक्वल में लिख लेना। रूट्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर रहे हैं, रूट्स का मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने और ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है 20 10 2 नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को देख के बताओ आप किस मेथड पे जाना चाहते हो, सब्जेक्टिव पे या ऑब्जेक्टिव पे। अगर मैं सब्जेक्टिव पे जाती हूँ, पहले तो मैं क्या करूँगी, 4 और 3 का एलसीएम लूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं सारी एक्स की टर्म्स को सॉल्व करूँगी, कांस्टेंट टर्म एक साइड पे लेके जाऊँगी, फिर उससे एक्स की वैल्यू निकालूंगी। और ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, सिंपली मुझे 1 बाय 1 ऑप्शन पुट कर देनी है, जहाँ मेरा आंसर आ जाएगा वहीं पे ब्रेक लग गया। डाउट होगा तो इसको एक बार और चेक कर लूँगी, कैलकुलेटर मेरे पास है ही, कुछ नहीं करना मुझे। तो अब आप बताओ आप किस मेथड पे जाना चाहते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सब्जेक्टिव पे या ऑब्जेक्टिव पे। बताओ किस मेथड पे आप जाना चाहते हो इस क्वेश्चन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हम किस मेथड पे जाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो पहले मैं ए ऑप्शन 20 पुट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पे भी जाने का मतलब नहीं आप फुल स्टेप लिखो, आप शॉर्टकट पे जाओ। मैं तो लिख रही हूँ कि 20 + 4 मैं पूरा लिख रही हूँ, लेकिन आप सीधा 24 लिखो, उसमें भी टाइम सेव करो। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब जैसे 24/4 मुझे पता है 6 होता है, मैं पूरा नहीं लिख रही। 15/3 5 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा आंसर यहीं पे ए आ गया। मैं आगे सॉल्व कर ही नहीं रही, जबकि अभी मैं क्या एलसीएम को ही मल्टीप्लाई कर रही होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है हमारी ऑब्जेक्टिव मेथड की। चलो फर्स्ट और सेकंड पहले नोट कर लो, फिर आगे करेंगे।
ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है, वो ठीक कर लो। जो सेकंड पार्ट है इसमें जो डिवाइड का साइन है सिर्फ x के नीचे है, 4 के नीचे नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x प्लस 24, चेक करना पड़ेगा, 4 प्लस एक्स बाय 4। ठीक है, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमने अपनी ऑप्शन लिखी, ए ऑप्शन है 6, 10, 16, अगेन नन ऑफ दीज। अब कौन से मेथड पे जाएंगे हम? ऑब्जेक्टिव पे। चलिए 6 पुट करती हूँ। ठीक है, मैं सीधा सीधा कर रही हूँ। अब 6 पुट करा तो 24 प्लस 6 30, 30 बाई 5 6। यहाँ पे 6 पुट किया तो 6 बाय 4 कितना हो जाएगा? 6 बाय 4 कितना हो जाएगा? 6 बाय 4 भी लिख लेती हूँ तो वैसे ये कितना हो रहा है 3 बाय 2, और 3 बाय 2 कहीं से भी 6 नहीं बनने वाला क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरी रिजेक्ट हो गई। सेकंड ऑप्शन पुट करो। अब क्या पुट करना है? 10, 10 प्लस 24 34 बाय 5, 4 प्लस 10 बाय 4। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कोई मैच ही नहीं है, ऑप्शन छोड़ दो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन पे जाते हैं। अब मुझे 16 पुट करना है। 16 प्लस 24 40 होता है वैसे तो, लेकिन जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए तो कैलकुलेटर हमेशा अपने साथ रखो और प्लस करके चेक करते रहो, क्योंकि दोबारा चेक करने का टाइम हमें नहीं मिल रहा, ना हम देना चाहते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हमें आता है 40 है तो हम इसको क्रॉस चेक उसी टाइम कर लें, ज़्यादा बेटर है। 40 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 8, 4 प्लस 16 बाय 4 कितना होता है? 4, 8 इज इक्वल टू 8, सेटिस्फाई हो गया, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नोट कर लो फोर्थ क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या किया हमारे लिए नया नया काम तो होता ही रहता है, तो हमें भी और इंटरेस्ट आता है। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, जो आंसर होना चाहिए था, जो ऑप्शन में होना चाहिए था, वो तो क्वेश्चन बना दिया, और जो क्वेश्चन था वो ऑप्शंस बना दिए। 8 किसका सॉल्यूशन है? मतलब 8 आपको 1 बाय 1 इन सब ऑप्शंस पे पुट करके देखना है। जहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पे पुट करके देखना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे पुट करके देखते जाएंगे। जहाँ पर 8 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 6 क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन कर लो। जो फर्स्ट प्लेस पे 6 बना हुआ है उसे y बना लो। जो ये 6 बना हुआ है इसको y बना लो, और कोई एरर नहीं है, फिर ये सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन, एक ऑप्शन मुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है, माइनस भी लगा हुआ है, मतलब बहुत बेकार सा दिख रहा है, तो इसको हम क्लास में करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन में करेक्शन कर ली। 6 क्वेश्चन, y प्लस 11 बाय 6 माइनस y प्लस 1 बाय 9 इक्वल टू y प्लस 4। ऑप्शन है -1, 7, 1, -1 बाय 7। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये ऑप्शन मुझे बहुत बेकार लग रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? -1 पुट किया, -1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाता है? 10 बाय 6। यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो -1 प्लस 1 कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। यहाँ -1 पुट करूँगी तो 6 बाय 4, ये कट करा 5 बाय 3 आ रहा है, और ये कट करा 3 बाय 2 आ रहा है, कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रही। ठीक है, बी 7 पुट करा, 18 बाय 6 3, 8 बाय 9, 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 14 बाय 4, तो 9 को मैं 2 तो कभी भी नहीं बना पाऊंगी, इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। अब मैंने 1 पुट किया, 12 बाय 6 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 7 8 बाय 4, तो ये 9 तो मेरा कहीं जाने नहीं वाला, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गई? अब ऑप्शन पुट करनी है मुझे -1 बाय 7। अब -1 बाय 7 का मतलब एलसीएम भी लेना पड़ेगा।
फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 3 बार एलसीएम लूँ, फिर उनका एलसीएम लूँ, फिर सॉल्व करूँ, नहीं भाई इतनी मेहनत नहीं करनी। अब क्या करना है हमें शॉर्टकट में, पहले मैं 1/7 निकाल लेती हूँ। वैल्यू चाहे कोई भी हो, कितनी भी बेकार क्यों ना हो, है तो कैलकुलेटर ना हमारे पास। -0.1485, ये वैल्यू निकाल ली। अब क्या हुआ, 85 तक तो मैंने लिख ली, मेरे पास स्पेस थी, मैंने 85 तक लिख ली, 7 को मैं छोड़ रही हूँ। तो आपको कोशिश करनी है जब भी इस तरह की वैल्यू आए, आप जिस प्लेस को छोड़ रहे हो, जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट प्लेस है जिसको मैं छोड़ रही हूँ, मतलब 7, उसको आप कंपेयर करो। अगर वो 5 से बड़ा है तो जो नंबर आपने लिखा है उसको 1 बढ़ा दो, और अगर वो 5 से छोटा है तो मेरे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको इग्नोर कर दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 7 की जगह सपोज लिखा होता 4, तो मेरे ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैं 7 को छोड़ रही हूँ जो 5 से बड़ा है, तो मुझे रूल के हिसाब से, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसको 1 बढ़ा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब ये चीज़ वैसे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम कैलकुलेटर पे ही जाएंगे, फिर भी ये चीज़ अप्रोक्सीमेशन हमें काम आती है। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर उठा लो, -0.14285 86 प्लस 11 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1.80952। ठीक है, अब मैंने 3 को छोड़ा है तो 3 मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, तो मैंने जो 2 लिखा था 2 ही रहने दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करो। अब इसको हम मेमोरी प्लस में डाल के भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी सिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। आज मैं ज़्यादा कैलकुलेटर पे नहीं जा रही क्योंकि आज मैंने आपको कंसेप्ट भी सारे सिखाए हैं। तो आज मैं जितना आज आप मुझे लगता है कि आप अच्छे से ग्रेस्प कर सकते हो उतना मैं कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास पूरा हमारा कैलकुलेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। -0.14286 प्लस 1 डिवाइड बाय 9, 0.952। अब मैं 3 तक लिखना चाह रही थी, अगर मैंने 3 तक लिखा है इसका मतलब मैं 7 छोड़ रही हूँ, और 7 तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, 3 को क्या बनाना पड़ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये नंबर अगर मेरे कैलकुलेटर पे एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे पता है इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। मैं इसकी बजाय कि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करूँ, फिर इस डिजिट को टाइप करूँ, फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट करूँ, इस पार्ट को तो कर लेते हैं ना। ये नंबर अभी मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है, -1.80952, 1.7142, या तो मैं 8 लिख लेती हूँ तो मुझे 2 छोड़ना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं 2 तक लिखती तो 2 को मुझे 3 बनाना था। ठीक है, अब रह गई ये वाली साइड, पॉइंट -0.14286 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, 1.714285 मैच कर गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड से जाती, पहले फ्रैक्शन पुट करती, फिर एलसीएम लेती, फिर सिंप्लीफाई करती, तब भी तो आंसर मेरा 1/7 ही निकालना था, मेहनत मुझे फिर भी करनी थी। लेकिन इस तरह से मेरी मेहनत क्या हो गई, कम हो गई, कुछ टाइम मैंने सेव कर लिया। अभी हमने प्रॉपर इसको M+MRC पे जाकर नहीं किया तो इतना टाइम भी लगा, वरना इस टाइम को भी हम हाफ टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो।
ठीक है जी, हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड आप काफ़ी सारे क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से कर सकते हो। लेकिन जब हम आगे एक्सरसाइज से मूव करते हैं तो अब आ जाती हैं हमारे रास्ते में वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप एक भारी वर्ड की तरह देखोगे या एक जैसे इसके नाम में ही है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अपना लॉजिक नहीं यूज़ करना, अपना माइंड नहीं लगाना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड प्रॉब्लम देखने से ही प्रॉब्लम आ गई है मुझे, तो मैं नहीं सोच पा रहा कुछ भी या मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने की सोच रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई किसी चीज़ का पता नहीं है या किसी डायरेक्शन का पता नहीं है या किसी रास्ते का पता नहीं है, तो हमें कोई अगर गाइड करता है या हम कई बार किसी प्लेस पे जाते हैं, बिल्कुल नए प्लेस पे, तो हम क्या करते हैं, गाइड अपॉइंट करते हैं कि वो हमें उस चीज़ के बारे में सारी नॉलेज देगा, अवेयर कराएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो यही काम आपको करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब क्वेश्चन हमसे जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन की बात समझनी है आपको, 1 मिनट उसको इम्पोर्टेंस देनी है, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, 5 सेकंड उसको इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको हाफ पेज की वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगी, छोटी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देनी है उसको, टॉप सीट पे बिठाना है क्वेश्चन को। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वर्ड प्रॉब्लम फिर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएंगी। आप इवन बिना पेन चलाए ओरल भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, इस बात की गारंटी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ। बस क्वेश्चन को बॉस बनाओ, क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप करते जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज बोल के चल रही है ना प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं देगी। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन, 2 नंबर्स हैं, चलो 9th क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, इक्वल टू 0 प्रिंट होना रह गया है, वो आप डाल लो इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें बस आपको ऑप्शन पुट करके चेक करना है, जहां पर आपका आंसर 0 आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 10th क्वेश्चन, सेंटेंस दिया हुआ है मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जब मुझे इक्वेशन ना दे के एक सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम बन जाती है कि मुझे स्टेटमेंट्स को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है, मतलब एक एक्स्ट्रा काम दे दिया हमें देख के जो लगता है, और इक्वेशन बनाने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन अब आप देखना 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे फास्ट फास्ट। 2 नंबर का सम 52 होना चाहिए और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो नंबर क्या है, 2 कंडीशन दिए हैं। एक तो वो जो 2 नंबर हैं उनका सम 52 होना चाहिए, मैं देती 2 फ्रेंड्स हैं, 2 कंडीशन है, एक तो वो सेम एरिया में रहने चाहिए और सेम कोर्स पढ़ने चाहिए। ऐसे 2 फ्रेंड्स के नाम बताओ मुझे, मैंने आपको 2 कंडीशन दे दी। अब ये क्वेश्चन आता है कहाँ से ढूंढे मैम, कहाँ से ढूंढे ऐसे, तो आप किसी भी स्कूल का डाटा लेके आराम से पता लगा सकते हो, शॉर्टकट हर चीज़ का है। ऐसे इस क्वेश्चन में मुझे बोला 2 नंबर बताओ जिनका सम 52 हो लेकिन उनका डिफरेंस 2 हो। अब मैं क्या करती हूँ, ऑप्शन पे जाती हूँ, पहले मुझे सम ढूंढना है 52, 17 और 15 का तो 32 आता है, इसका 22 आता है, इसका 52 हो जाता है। सी ऑप्शन का 27 और 25 को प्लस करती हूँ तो 52 हो जाता है, और डिफरेंस करती हूँ तो 2 आ जाता है, मतलब सेटिस्फाई हो गई, मेरा आंसर क्या हो गया, सी। इसी बेस पे 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में कहा कि टोटल 56 है, उसको 2 पार्ट में बांटना है, मतलब उसमें तो 2 नंबर दिए हुए थे कि 2 नंबर बताओ जिनका सम 52 है, इसमें क्या है 56 है, मतलब सम 56 है, उसको 2 पार्ट में बांटो इस तरीके से 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और सेकेंड पार्ट को का 1/3 कर दूं। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड करना है, और उन दोनों का डिफरेंस, एक्सीड मतलब डिफरेंस, वो 48 आना चाहिए। अब यहाँ पर ओरल पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई अगर, तो मैंने 2 नंबर मान लिए ए और बी। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड करो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, आंसर आना चाहिए 48।
ये दिया। एक कंडीशन पहले ही बता दी थी कि जो दो नंबर्स हैं उनका टोटल 56 ही होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने लिख ली। अब सबसे पहले तो 56 टोटल वाले ढूंढो। फर्स्ट का 56 है, सेकंड का 56 है, थर्ड का भी 56 है। फर्स्ट का 56, सेकंड का 56, थर्ड का भी 56। ये तो मैजिक हो गया, तीनों का 56 है। मतलब एक कंडीशन तो तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी कंडीशन, अब मैं देखती हूँ सेकंड वाले पार्ट को 3 से डिवाइड करना है। नंबर तो होल नंबर बनना चाहिए 48, तो कौन सा सेकंड वाला पार्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो सभी हो जाएंगे फर्स्ट वाले। सेकंड वाले पार्ट को 3 से डिवाइड करके देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन को ही मुझे सेटिस्फाई करना है कि उनका जो रूल है, कंडीशन है, मैं डालने के बाद 48 बन रही है या नहीं बन रही। बी और सी तो रिजेक्ट हो गई, तो 60 हो गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 36 को डिवाइड किया 3 से 12, 60 को में से 12 माइनस किया, आंसर कितना हो गया 48। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? ए। कुछ लिखना पड़ा, कुछ करना पड़ा नहीं। तो आप क्वेश्चन की भाषा समझो, बस जो भाषा में वो हमें घुमा रहा है उसी भाषा में घूमते चले जाओ। उस तरीके से आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, हमें अपना लॉजिक लगाना ही नहीं। 3 इंटू 20, ए ऑप्शन मुझे लगा। बी और सी तो रिजेक्ट ही हो गया था क्योंकि बी पार्ट 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा बाकी सबका, तो यहीं पे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। ठीक है जी, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, 2 डिजिट टाइप। 2 डिजिट का नंबर है, जैसे आप कह सकते हो 17, 99, 2 डिजिट हैं। उन दोनों डिजिट्स को मैं ऐड करती हूँ तो 10 बनना चाहिए। मतलब मैंने 17 के अगर दोनों डिजिट ऐड किए तो कितना बन रहा है? 8। तो मुझे 2 डिजिट लेने हैं, ऐसे 2 डिजिट का नंबर लेना है जिनको मैं सम को ऐड करूँ तो 10 बन जाए। जैसे 37, 64, 47, 46 सॉरी 73, तो इन सब के डिजिट्स को ऐड करो तो 10 बनता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर उस डिजिट में से, जो डिजिट मैंने लेट किया है, चाहे वो 37 हो चाहे वो 46 हो, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 18 माइनस कर दूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो सेम होना चाहिए। मतलब 55, 66, 77 रिपीटिशन में सेम नंबर होना चाहिए। ये मुझे 2 कंडीशन दी हुई हैं। तो पहली कंडीशन 10 बनना चाहिए। 37 का 10 बनता है, 73 का 10 बनता है, 75 का 10 नहीं बनता। तो 2 शॉर्ट लिस्ट हो गई, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी में हमें जज करना है। 37 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं, 37 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आया? 19। 19 तो कहीं से भी सेम नहीं है, एक 1 है और एक 9 है। दूसरे पे गए, 73 में से अगर मैंने 18 माइनस कर दिया, 55 सेम नंबर आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया? बी। एक बार दोबारा करते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन के लिए रूल करा तो सम देखा कहाँ पर 10 बन रहा है। 37 का सम करा 10 आ रहा है, 73 का 10 आ रहा है, 75 का 12 आ रहा है। तो मैंने सी ऑप्शन छोड़ दिया, सिर्फ ए और बी को लेके मैं अब आगे चल रही हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर है उसमें से 18 माइनस कर दो और जो आंसर आया वो रिपीटिशन में होना चाहिए, डिजिट सेम होने चाहिए। तो 19 में डिजिट सेम नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन था 73, इसमें से 18 माइनस किया तो नंबर आ गया 55, जो बिल्कुल सेम है, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया 13 क्वेश्चन। एज वाला आ जाओ। एज वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से, जब हम 8th 9th में भी करते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो अब इसका देखो हम कैसे फास्ट करते। पहले एक बार पढ़ लो 15 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, फिर मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। पहले एक बार 15 क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक बार बस क्वेश्चन समझना आपको आ जाएगा ना, क्वेश्चन की भाषा कैसे समझनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, 10 years एगो मतलब 10 साल पहले, फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन।
फादर की एज 4 टाइम्स थी सन की एज की, मतलब अगर सन की एज 10 है तो फादर की कितनी होनी चाहिए 40। 10 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है बाद में, हैंस लिखा हो या आफ्टर लिखा हो बात एक ही है, हैंस मतलब बाद में। 10 साल बाद फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी सन की एज की। तो आपको बताना है एज फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है, ना पहले वाली चाहिए ना बाद वाली चाहिए, अभी जो है प्रेजेंट में वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज की जगह प्रेजेंट एज ही होनी चाहिए थी। अब मैं ऑप्शन पे जाती हूँ। पहले मैं 10 साल पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करके शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ 4 में से, पहले तो 3 ही है, 3 में से शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ कौन कौन सी ऑप्शन इसमें से फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले जाने के लिए मैं दोनों में से 10-10 माइनस कर दूंगी और फिर देखूंगी 4 टाइम का रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। 50 में से 10 गया 40, 20 में से 10 गया 10, 10 का 4 टाइम्स 40 होता है। 60 में से 10 गया 50, 20 में से 10 गया 10, तो 10 का 5 टाइम्स 50 होता है, तो बी ऑप्शन मेरी रिजेक्ट हो गई। इसमें से 10 माइनस करूंगी तो 45 आएगा और ये 15 आएगा, तो 15 3 से 45 होता है, 4 टाइम्स नहीं होता, तो सिर्फ ए ऑप्शन मेरी शॉर्ट लिस्ट हुई। आंसर होगा तो ए होगा, अदरवाइज मुझे डी को टिक करना पड़ेगा। अब मैं 10 साल बाद पे जाना है तो 10 10 प्लस कर दूंगी, प्लस करने के बाद ट्वाइस का रिलेशन आना चाहिए। 50 प्लस 10 60, 20 प्लस 10 30, 30 टू जा 60, आ गया ट्वाइस का रिलेशन। क्लियर, हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए। 10 ईयर एगो मतलब माइनस कर दो, 10 ईयर हैंस मतलब प्लस कर दो, 10 साल पहले और 10 साल बाद में। इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को निकालना है। अब अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ओरल नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा रिटर्न वर्क की अभी फिलहाल जरूरत है जब तक कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तो आप क्या करो, फादर को की एज को x मान लो और सन की एज को y मान लो, ठीक है। 10 साल पहले, ठीक है, फादर की एज 4 टाइम्स होनी चाहिए थी सन की एज की, ये फर्स्ट रिलेशन। 10 साल बाद फादर की एज 2 टाइम्स होनी चाहिए सन की एज की। ये दो इक्वेशन मैंने बना ली, 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करो और आंसर निकाल दो। लेकिन मैं यही बोलूँगी इन इक्वेशन को बनाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी आप इसे शॉर्टकट पे जाओगे तो आपके लिए भी बहुत कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, रिटर्न वर्क भी कम हो जाएगा। कई बार हम इक्वेशन बनाने में भी गड़बड़ कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो लॉजिकली अगर उस चीज़ को करते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट जाती है। फिर भी आप नोट कर लो कि 15 क्वेश्चन में आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो। ठीक है जी, हो गया। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 3200 आना चाहिए। 16 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा 3200 होना चाहिए, और जब हम लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो जो क्वोशंट आता है, जो इससे वो कट होता है, डिवाइड होता है, वो 2 आना चाहिए। तो नंबर क्या है, तो मैंने क्या किया, लार्जर नंबर को x मान लिया, स्मॉलर नंबर को y मान लिया, ठीक है। अगर मैं x इंटू वाई करती हूँ तो 3200 आना चाहिए, और x बाय वाई करती हूँ तो 2 आना चाहिए। ये दो कंडीशन इन्होंने मुझे बता दी, ठीक है। अगर मैं बिना इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बिना इक्वेशन बनाए भी कर सकती हूँ, और इक्वेशन बना के मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं इक्वेशन बना के भी कर सकती हूँ। लॉजिक क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट विथ स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, दो नंबर हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 3200 बनना चाहिए, और बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आंसर मेरा 2 आना चाहिए। ये मेरे दो कंडीशन है जिन्हें मुझे सेटिस्फाई करना है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ऑप्शन पे जाऊँगी एज यूजुअल,
अब ऑप्शंस मुझे क्या क्या दिए हुए हैं, 16, 200, 160, 20, 80, 40। ये मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो मुझे चेक करने हैं कि कैसे हम इनको बेस्ट ऑप्शन, अपना परफेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। पहले फर्स्ट कंडीशन 32 बननी चाहिए, 3200 यहाँ भी बन रही है, 3200 यहाँ भी 3200 बन रही है, यहाँ नहीं बन रही है तो कट गई, यहाँ भी 3200 बन रही है। एक इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो मैंने डॉट 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 मार दिया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, बड़ा नंबर 200 है, 200 को 16 से डिवाइड करूंगी तो जाएगा ही नहीं, पूरा पूरा फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं है पॉसिबल। ये ऑप्शन मेरा सेकंड पॉइंट पे कट हो गया। 160 को 20 से करूंगी तो किस पे जाएगा, 8 टाइम्स पे जाएगा। आंसर क्या आ गया, 8। हमें तो 2 चाहिए, ये भी सेकंड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर पाया, ये तो पहले ही नहीं कर पाया था, इसको तो छोड़ दिया। 80 को 40 से किया तो 2 आया, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, 3। ठीक है, तो हम बिना इस सेंटेंस को लिखे भी काम कर सकते हैं। अगर मैंने एक लाइन ये नहीं लिखी होती लेकिन मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तब भी मैं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि इक्वेशन लिख लेते हैं तो क्रॉस चेक आराम से हो जाएगा, मैं ज़्यादा क्लियर हो जाऊंगी तो वैसे भी कर सकती हूँ। ठीक है, चलो जी 16 क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें आ गई। पहले तो फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो मैंने क्या याद किया था, डी फॉर डाउन, मतलब नीचे आएगा तो ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर डाउन नीचे वाला पार्ट, ये मेरा फ्रैक्शन बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मेरा 2 ज़्यादा है न्यूमरेटर से। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है, कि न्यूमरेटर मेरा, अगर मैं डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को x मान लेती हूँ, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को x माना तो न्यूमरेटर मेरा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर मेरा 2 ज़्यादा होना चाहिए। ये तो एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है कि अगर मैं 5 ऐड कर देती हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर ये बन गया। यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर मेरा क्या बन जाएगा, तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा यूनिटी से। जो पूरा फ्रैक्शन है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे, पहले कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 5/7 इसमें डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, 1/3 2 ज़्यादा है, 7/9 2 ज़्यादा है, 3/5 2 ज़्यादा है, मतलब सारी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया। चलो पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। चारों ऑप्शंस में हमसे मेहनत करवा रहे हैं ये, एक भी ऑप्शन हमारी रिजेक्ट नहीं हुई, चारों में हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5 ऐड करना है न्यूमरेटर में। फाइव ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये तो मैंने ऐड किया है, अभी कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शन है वो 1 से बढ़ जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा,
5/7 + 1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 1/3 + 1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 7/9 + 1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 8/5 + 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या है +1 करने का? सिर्फ डिनोमिनेटर प्लस करते जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने 5 प्लस करके वैल्यू निकाली थी, हमें फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन में 1 प्लस करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकाली हैं और जो 1 यूनिटी बनाने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उनको कंपेयर करना है। जब मैं उनको कंपेयर करती हूँ तो ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, और ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई? डी। नोट कर लो 17 क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा। तो अब आपको करना क्या है, सारा कंसेप्ट, पहले इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना है, एक बार 2 बार अच्छे से उसको परफेक्ट करना है अपने माइंड में कि और हमने किया क्या, अभी लीनियर इक्वेशन ही किया है। तो पूरा कंसेप्ट करना, जितना भी हमने किया है, जितने नोट्स हमने किए हैं, जितना हमने एम ओवरव्यू सब आप अच्छे से स्टडी करो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, और लीनियर इक्वेशन को तो 2 बार करो क्योंकि उसके बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए हैं और आप अप टू 50 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इसके इजीली हो जाएंगे और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगने वाला। अभी आप खुद देखो, हमने कंसेप्ट भी कर लिया और अराउंड 15-16 क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर लिए, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ओरली होते चले जाएंगे आपसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।